क्या आपके अंदर वो जज्बा है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है? तो आइए जानते हैं डू और डाई में। भूकंप किसी भी शहर में, किसी भी समुद्र तट पर और किसी भी महाद्वीप पर आ सकता है। अचानक धरती हिलने लगती है और जब लगता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है, तभी समुद्र का पानी ऊपर उठकर जैसे सब कुछ निगलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। शुक्रवार 11 मार्च 2011 दोपहर के 2:45 बजे डिलीवरी ड्राइवर यू मुरोगा सेंडाई जापान की सड़कों पर रोजमर्रा की तरह अपना काम निपटा रहे थे। उनका वीकेंड शुरू होने में बस कुछ ही घंटे रह गए थे, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि सिर्फ 130 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में सैकड़ों सालों से एक दूसरे को धक्का दे रही पैसिफिक और यूरेशियन प्लेट्स धरती को कपाने वाली। मुरोगा की गाड़ी के नीचे जमीन अचानक हिलने लगी। ये भूकंप रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता वाला था। रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद से ये चौथा सबसे बड़ा भूकंप था। इतने जबरदस्त भूकंप के बाद भी नुकसान कम हुआ था। बदकिस्मती से ये तूफान से पहले की खामोशी थी। जमीन हिलना बंद होने के 1 घंटे बाद यू ने दोबारा अपनी डिलीवरी पहुंचाना शुरू किया और जल्द कोई फैसला करना जरूरी था। अब खुद को यू की जगह रखिए और देखिए क्या आपका फैसला आपको पानी से बचाता है या नहीं। बताइए ऐसे में आप क्या करेंगे? ए, खिड़की के शीशे चढ़ाएंगे और कार को नाव की तरह चलाने लगेंगे। बी, कार छोड़ जान बचाने के लिए भागेंगे या तैरने लगेंगे। या फिर सी, डूबने से बचने के लिए अपनी तैरती कार के ऊपर चढ़ जाएंगे। यहां आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। आपकी कार आधी पानी के अंदर है, उसके चारों ओर मलबा है और आप जबरदस्त सुनामी की चपेट में हैं। तकरीबन 320 किलोमीटर लंबी पैसिफिक प्लेट अचानक धंस जाती है। इससे समुद्र तल तकरीबन 10 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। इसे मेगा थ्रस्ट कहते हैं और इसकी वजह से 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार तकरीबन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की तरफ बढ़ रही है, यानी कमर्शियल जेट लाइनर जितनी रफ्तार से। तट के पास पहुंचने पर इसकी रफ्तार कम जरूर हो गई है, मगर तब भी इसमें काफी तबाही मचाने लायक ताकत है। ये शहर में 10 किलोमीटर अंदर तक घुस सकती है। आप इस वक्त समुद्र से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये समय है करने या मरने का। फैसला जल्द कीजिए। ए, बी या फिर सी। तो बताइए आप क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि आप इस खतरनाक लहर की सवारी करके इससे बच सकते हैं, तो बेशक अपनी कार पर चढ़ जाइए, उसके साथ बहते रहिए। लेकिन इस बाढ़ में इस तरह बहना बहुत खतरनाक हो सकता है। शहर में घुसी सुनामी अपने साथ मलबा भी बहा कर ले जा रही है, जिसमें कार्स भी शामिल हैं। ये सारा मलबा शहर की सड़कों से होता हुआ एक बहुत बड़ी जगह पर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है जो कार का कचूमर निकाल सकता है और उसके साथ आपका भी। इस सुनामी पर सवारी की कोशिश की तो आपका सफाया होना तय है।
आपकी कार अभी भी पानी पर तैर रही है। ऐसे में शायद आपको लगे कि इसके व्हील्स को चप्पू की तरह इस्तेमाल करके आप किसी ऊंची चीज के पास पहुंच सकते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग या ऊंचा पेड़ जो आपको पानी से ऊपर रख सके। मगर आपकी कार में मोटरबोट जैसी मोटर नहीं लगी है, तो फिर व्हील्स को चलाकर आप मनचाही डायरेक्शन में कार को नहीं ले जा सकते, और वो भी सिर्फ तब जब कार पानी में ना डूबे। अगर ऐसी स्थिति में आप कार के शीशे चढ़ा भी लिए, तब भी वो वाटर टाइट नहीं बन सकती। ये सिर्फ कुछ वक्त की ही बात है, और ये काम चलाओ नाव जल्द ही एक पनडुब्बी में तब्दील हो जाएगी। पानी के अंदर जाते ही कार के इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और कार के चारों ओर पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि उसका दरवाजा खोलना या खिड़की को तोड़ना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। अब आप फंस चुके हैं। इस सुनामी में कार को बोट बनाया तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर इस भयानक बाढ़ से खुद को बचाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा यही होगा कि कार को छोड़कर भागिए या तैरकर सुरक्षित जगह पर पहुंचिए। सबसे पहले आसपास ऐसी जगह ढूंढिए जो अच्छी खासी ऊंचाई पर हो। फिर पानी में छलांग लगा दीजिए और जितनी जल्दी हो सके मलबे की पहुंच से दूर चले जाइए। वैसे कायदे के मुताबिक आपको लहरों से कम 15 मीटर ऊपर होना चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो जो भी ऊंची जगह मिले उसे पकड़कर वहीं डटे रहिए। अगर आपकी ड्राइवर यूं मरोगा की तरह सुनामी में फंस चुके हैं, तो जितनी जल्द हो सके कार से छुटकारा पा लीजिए, तभी आप अपनी जान बचा सकते हैं। आपने कुदरत के कहर से खुद को बचाया है, तो हो सकता है इसके बाद आप कुदरत का कमाल थोड़ी दूर से ही देखना पसंद करें, जैसे कि किसी जू में। इन खतरनाक जानवरों से हिफाजत के लिए मोटे कांच या रीइंफोर्स्ड स्टील होने की वजह से जू जाने वाले लोग बिना किसी डर के हमसे बेहद अलग इन जानवरों को देख सकते हैं। मगर कभी कभी ये शिकारी जानवर पिंजरे के अंदर से भी हमला बोल देते हैं। ये अलास्का का जू है। हर साल तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ साइबेरियन टाइगर की गुर्राहट और भेड़ियों की आवाजें ही आमतौर पर सुनाई देती हैं। लेकिन आज यहाँ एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो बाकी सभी आवाजों से बहुत अलग थी। से निकली आवाज। एक टूरिस्ट को 325 किलोग्राम वजन के पोलर बेयर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 29 साल की ये महिला 2 सेफ्टी बैरियर लांघकर नजदीक से फोटो खींचने पोलर बेयर के पास पहुंच गई। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब पोलर बेयर ने अपने बड़े दांत उसकी बाई जांघ में गड़ा दिए हैं। जू हैंडलर्स को आने में कुछ वक्त लगता, इसलिए आसपास मौजूद लोग पेड़ों की टहनियां तोड़कर बेचारी महिला को बचाने की कोशिश करने लगे। आप भी एक टहनी तोड़िए और सोचिए कि आप भी इस महिला को बचाने वालों में शामिल हैं। क्या आपको पता है कि मौत के मुंह से इस महिला को टहनियों को जमीन पर पटकेंगे या उन्हें भालू के सिर के ऊपर हिलाएंगे? यसी पोलर बेयर को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए उसके चेहरे बार करेंगे। यहां आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। पतली सी टहनी लेकर आप एक खूंखार शिकारी के नजदीक जा रहे हैं और उसकी जानलेवा पकड़ से एक महिला को किसी भी तरह छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
पोलर बेयर जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। इसे जानवरों का सरताज कह सकते हैं। इसकी लंबाई 3 मीटर तक और वजन तकरीबन 4.5 किलो तक हो सकता है। इसके पंजे 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और उनमें बेहद पैने नाखून होते हैं जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबे इसके केनाइन्स बड़ी आसानी से शिकार की चीर फाड़ कर सकते हैं और इस वक्त वही केनाइन्स इस महिला की फेमरल आर्टरी से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर इसने अपने भारी भरकम सिर को एक भी झटका दिया तो कुछ ही मिनटों में महिला के शरीर से सारा खून बह जाएगा। इस महिला की जान दांव पर लगी है। ये स्थिति करो या मरो की है। अपना फैसला कीजिए। ए, बी या सी। बताइए ऐसे में आप क्या करेंगे? पोलर बेयर्स के पैने केनाइन्स महिला की फेमरल आर्टरी से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि टहनी की मदद से आप पोलर बेयर का मुंह खोल सकते हैं। पोलर बेयर्स बहुत ताकतवर जानवर होते हैं। इनकी बाइट फोर्स 5000 न्यूटन से भी ज्यादा होती है और इससे जांघ की हड्डी टूट भी सकती है और हड्डियां कंक्रीट के मुकाबले 4 गुना तक ताकतवर होती हैं। इसलिए आपकी पतली सी टहनी यहाँ किसी काम नहीं आने वाली। अगर आपने इस बेयर का मुंह टहनी की कोशिश की तो इससे सिर्फ इसके मुंह का जायका ही बिगड़ेगा और कुछ नहीं। और अगर पोलर बेयर का मुंह खोलने से काम नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि आपको लगे कि इसके सिर पर चोट करने से यह महिला को छोड़ देगा। पोलर बेयर की एक खासियत होती है जिसे रिसर्चर्स बिहेवियरल इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब है एक बार ये जिस काम में जुट जाते हैं, चाहे वो शिकार करना हो या खाना, उसे पूरा किए बगैर हटते नहीं हैं। इसके अलावा जरा सा मुकाबला होते ही अगर इन आर्कटिक इलाके पर राज नहीं कर रहे होते, बल्कि नर पोलर बेयर तो अक्सर मजे के लिए ही आपस में लड़ते रहते हैं और इनके 30 सेंटीमीटर लंबे पंजे वेल तक का काम तमाम कर सकते हैं। ऐसे में आप इन्हें जितनी चोट पहुंचा सकते हैं, ये उससे भी जबरदस्त चोट सहने के आदी होते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? शायद आपको यकीन ना हो, मगर ऐसी हालत में बेयर को पीछे करने का सबसे अच्छा तरीका है छड़ी को जमीन पर जोर जोर से पटकना या उसके सिर के ऊपर जोर जोर से हिलाना। आर्कटिक इलाके में रिसर्च करने वालों ने साबित किया है कि यह तरीका काम करता है। हालांकि इसकी वजह बहुत साफ तो नहीं, मगर कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह वॉलरस की नकल करने जैसा है जब वो अपने खतरनाक दांत ऊपर उठाकर नीचे करता है। और ये उन चंद चीजों में शुमार है जिनसे पोलर बेयर को खासतौर पर होशियार रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे मुश्किल हालात में रहने वाले शिकारी को कोई चोट लगने से अगर उसकी चाल धीमी पड़ गई तो ये मौत का सबब भी बन सकती है। बड़े दांतों वाले वॉलरस की तरह जमीन को पीटने की नकल करके ही आप इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि अगर बेयर ने आप पर हमला कर दिया तो फिर कोई तरीका काम नहीं करता, इसलिए जैसे भी बन पड़े आपको जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस महिला की किस्मत अच्छी थी जो पोलर बेयर ने जिंदा छोड़ दिया। इस महिला की पैर की हड्डी टूट गई और काफी गहरे जख्म भी आए, मगर नुकसान बहुत ज्यादा भी हो सकता था, इसलिए मानना पड़ेगा ये बहुत किस्मत वाली है जो जिंदा बच पाई। हो सकता है आर्कटिक के जानवरों से आप दूर ही रहना चाहें, मगर बर्फ से डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। माउंट शैस्टा की ऊंचाइयों पर शायद ही कोई और स्कीइंग करने आता हो, मगर जेम्स ड्रमंड को लगता है कि ये खूबसूरत ढलानें उनके लिए ही बनी है। मगर पलक झपकते ही स्कीइंग करने का ये मजा पल पल करीब आती मौत की सजा बन गया। जेम्स बर्फ में बने एक गड्ढे में सिर के बल जा गिरे।
यहाँ अकेले ही उन्हें जान बचाने के लिए जूझना था। माउंट शैस्टा, ये पहाड़ उत्तरी कैलिफोर्निया की ऊंची पर्वत श्रेणी के दक्षिणी छोर पर है। इस ऊंची चोटी पर पहुंचने की ख्वाहिश देश के तमाम स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स के दिलों में होती है। उस दिन एक्सपीरियंस्ड स्कीयर जेम्स ड्रमंड अकेले ही स्कीइंग करने के लिए निकल पड़े, मगर एक्शन से भरी उनकी ये राइड अचानक एक खौफनाक मंजर में बदल गई। वो एक जानलेवा फंदे में फंस चुके थे जिसे ट्री वेल कहा जाता है। ये गहरा गड्ढा पेड़ के तने के पास बन जाता है और उसकी टहनियों पर जमी पाउडर जैसी बर्फ नीचे गिरकर चारों ओर से उसे ढक लेती है। जेम्स को पता था कि वो मुसीबत में है। किसी तरह उन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाया। कीपर, कॉल करो, मैं ट्री वेल में फंस गया हूँ। अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो मैं मर जाऊंगा। कुछ ही मिनटों में हेलो, स्की पेट्रोल रवाना हो गया, मगर जेम्स की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। माउंट शैस्टा पर बर्फ में दबे किसी इंसान को खोजने में घंटों लग सकते हैं। अब हम आपको जेम्स की जगह रख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी ट्री वेल में सिर के बल गिर गए हैं। जब तक मदद नहीं पहुंचती, आपको खुद को जिंदा रखना है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ए, अपने पैरों की मदद से हवा आने का रास्ता बनाएंगे। बी, खुद पेड़ के तने के पास लाएंगे और ट्री वेल में ही छिप जाएंगे। या सी, अपने हाथों से मुंह को ढक लेंगे। यहां आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। आप बर्फ में सिर के बल गिरे हैं और ट्री वेल नाम के मौत के फंदे में फंस चुके हैं। ट्री वेल्स सतह से नजर नहीं आते, मगर इनके नजदीक जाते ही आप सीधे इनके अंदर पहुंच जाते हैं। इनके अंदर गिरते ही कुछ ही मिनटों में आपका दम घुट सकता है। स्की रिजॉर्ट्स में होने वाली तकरीबन 10% मौतें बर्फ में दम घुटने से ही होती हैं और बर्फ में गिरने वाले 90% लोग अपने आप उससे बाहर नहीं आ पाते। इसके आसपास की बर्फ रेत की तरह होती है और आपको जिंदा दफन कर सकती है। ये करो या मरो का वक्त है और फिलहाल आपके लिए वक्त ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो अपनी चॉइस बताइए, ए, बी या फिर सी। बताइए, आप क्या करेंगे? आपके पास ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में हो सकता है आप अपने पैरों को आगे पीछे करके हवा आने का रास्ता बनाना चाहें। अंदर जो बर्फ होती है उसे एक्सपर्ट्स अनकंसोलिडेटेड स्नो कहते हैं। ये बर्फ सख्त नहीं होती और पाउडर की तरह नीचे गिरती रहती है। आपके पैरों में अभी भी स्नोबोर्ड्स बंधे हुए हैं, इसलिए पैर हिलाने से पाउडर जैसी ये बर्फ आपके ही गड्ढे में गिरेगी और हवा आने का जो भी छोटा मोटा रास्ता है उसे बंद कर देगी। अगर आपने अपने पैरों को आगे पीछे करके हिलाने की कोशिश की तो आप अपनी कब्र खुद ही बना रहे होंगे। अगर पैरों को हिलाना इस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकता, तो हो सकता है आप पेड़ के पास पहुंचना चाहें और उसकी टहनियों के साए में खुद को बचाने की कोशिश करें, मगर पेड़ का अंजाम भी बहुत जानलेवा हो सकता है। पेड़ के हिलने से ऊपर की टहनियों पर जमा बर्फ भी नीचे आ गिरेगी। ये बर्फ भी आपके आसपास ही जमा हो जाएगी, हवा आने का रास्ता रोकेगी, गहराई में दफन कर देगी कि बर्फ पिघलने के बाद ही बाहर की दुनिया को आपका पता चल पाएगा। अगर आपने पेड़ के तने के पास आने की कोशिश की तो ये फैसला आपकी जान
फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मौत के साथ इस मुठभेड़ का अंजाम टालना चाहते हैं तो अपने हाथों को आहिस्ता से चलाते हुए अपने चेहरे के पास कुछ जगह बनाइए और फिर अपने मुंह को ढक लीजिए ताकि बर्फ का पाउडर अंदर पहुंचकर आपका दम न घोट दे। उम्मीद है ये सब करने के लिए आपके पास इतना वक्त होगा कि इसकी पेट्रोल टीम आपको ढूंढ निकाले। जेम्स ने समझदारी दिखाई, बचाओ, मैं फ्री वेल में फंस गया हूँ। इसलिए वो बर्फ में दबने से बच गए। वो पूरे 67 मिनट तक खुद को बचाए रखने में कामयाब रहे। ये हादसा वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। तो ऐसी हालत में अगर आप भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहते तो अपने मुंह को ढक लीजिए।